बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गासिस लॉ कल हमने देखा था, उसकी स्टेटमेंट देखी थी और उसका प्रूफ भी देखा था हमने। स्टेटमेंट उसकी ये है कि टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये आपको बताया था कि गासिस लॉ क्लोज्ड सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, हमने सफेरिकल क्लोज सरफेस ली थी, सफ़ियर फुटबॉल जैसे होती है, उसके लिए हमने गासिस लॉ प्रूफ किया था। तो हमने जो इक्वेशन शो की थी, मैथमेटिकली हम गासिस लॉ को लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो कल हमने ये चीज टोटल चार्ज कल हमने जो देखा था, वहां पे हमने ये देखा था कि चार्ज Q वाज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। कल जो हमने केस लिया था उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, सफियर है, और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज था Q, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q। तो देखें ये चार्ज एनक्लोज कितना, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q। सो चार्ज एनक्लोज्ड इज Q और 1/ε0 ये वाला। सो गासिस लॉ क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ पे वो टोटल चार्ज Q है इस केस में। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में क्लोज सरफेस का कोई पैरामीटर नहीं आ रहा। क्लोज सरफेस का कोई पैरामीटर यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर भी नहीं आ रहा, या कोई और ऐसा पैरामीटर जो सरफेस से रिलेटेड हो, वो इस इक्वेशन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कल भी आपको बताया था कि थ्रू स्टेटमेंट क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस दैट मे बी अ स्फीयर, दैट मे बी अ रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है, तो या आर्बिट्रेरी शेप की भी सरफेस भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है बेसिकली, देखें कि यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है, तो फर्ज करें हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस है, इरेगुलर शेप्ड सरफेस, बट दैट इज अ क्लोज सरफेस। ठीक है, जैसे ये गुब्बारे जो होते हैं, बैलून्स, एक तो गोल शेप में होते हैं, बाज इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, उसमें गाड़ी भी बनाई हुई होती है गुब्बारे में हवा भर के, या कोई इरेगुलर शेप के बैलून्स होते हैं, उसको आप हवा भर के उसको बंद कर दें। सो दैट इज एन इरेगुलर शेप्ड क्लोज्ड सरफेस। तो इस सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा? तो देखें, फर्ज करें कि इस सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज है हमारे पास Q, तो हमने ये देखा था कि अगर देखें यहां पे अगर एक सफियर है जिसके सेंटर पे ये चार्ज है, तो इस सफियर में से कितना फ्लक्स होगा वो हमने देखा था कल। हमने मैथमेटिकली वो इक्वेशन सफियर के लिए डिराइव की थी। अब देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सफियर में से पास हो रही हैं, वो सफियर में से पास होने के बाद इस क्लोज सरफेस में से भी पास होंगी। ठीक है, लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि जितना फ्लक्स सफियर में से पास हो रहा है, उतना ही फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई भी आर्बिट्री शेप की सरफेस हो, तो उसमें से फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग गासिस लॉ। अभी तो देखें, इस सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज लिया है। फर्ज करें ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं। से दिस चार्ज इज Q1, दिस इज Q2, Q3 अप टू Qn। अगर एक क्लोज सरफेस में कई सारे चार्जेस हों, तो उसमें से फ्लक्स कितना होगा? तो देखें, उसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप एक चार्ज का फ्लक्स हमने ये कैलकुलेट किया था।
if there are many charges in the closed surface, inside the closed surface, अगर क्लोज सरफेस के अंदर कई सारे चार्जेस हों, then we will find the flux independently, individually due to each charge. यानी Q1 की वजह से फ्लक्स कितना होगा, phi1 दैट इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट. फिर Q2 की वजह से फ्लक्स कितना होगा, phi2 दैट इज Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, एंड सो ऑन अप टू Qn की वजह से फ्लक्स कितना होगा, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये जो कल हमने इक्वेशन डिराइव की थी सफियर के लिए, जो एक चार्ज एनक्लोज था सरफेस के अंदर, तो यहां पे देखें हमने दो चीजें देख रहे हैं हम. एक तो हमने ये देखा है कि सफियर हो या कोई भी आर्बिट्ररी शेप की या रेगुलर शेप की क्लोज सरफेस हो, जरूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल सरफेस ही हो, तो उसमें से फ्लक्स वही होगा जो सफियर में से फ्लक्स होगा. ठीक है, इसलिए हम गॉस लॉ में कहते हैं फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. ठीक है, तो कोई भी सरफेस हम ले सकते हैं. एक चीज तो हमने ये देखी है. दूसरी चीज हमने देखी है कि अगर उस सरफेस के अंदर एक से ज्यादा चार्जेस हों, ठीक है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो फ्लक्स कितना होगा. तो देखें, एक चार्ज की वजह से हमने कल ये वाली सिचुएशन देखी थी और हमने फ्लक्स ये फाइंड किया था, जो कि गॉसेस लॉ ही की स्टेटमेंट है. तो अब Q1 की वजह से फ्लक्स कितना होगा, phi1 दैट इज Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट. Q2 की वजह से Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट. Qn की वजह से Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट. Now the total flux through this closed surface is the sum of all these fluxes. So we can write phi is equal to phi1 plus phi2 plus so on plus phi n. phi1 कितना है, that is Q1 over epsilon naught plus Q2 over epsilon naught plus so on प्लस Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट. इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन प्लस Qn. अब यानी हमने देखें इसमें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया है सारी टर्म्स में से, तो बाकी टर्म्स अंदर बच जाएंगी ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन प्लस Qn. नाउ ये जो ब्रैकेट में सम है, इसको हम सम की फॉर्म भी, आपकी बुक में समेशन का सिंबल यूज किया है सिग्मा. सिग्मा का मतलब है i इज इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n Qi. इसका मतलब क्या है ये सम का, इसका मतलब ये है कि आपने Q को सम करना है. कहां से शुरू करना है, 1 से लेके n तक. यानी जब आप, ये समेशन का सिंबल है सिग्मा, जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो पहली टर्म क्या आएगी, Q1 फिर प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन अप टू Qn. तो इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से. अच्छा, अब ये जो टोटल चार्ज का जो सम है, यानी सारे चार्जेस का जो सम है, दैट इज बेसिकली द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हुआ है उसमें, और इस टोटल चार्ज को बाद में हम कैपिटल Q भी लिखते हैं, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q. सो दैट इज द टोटल फ्लक्स. तो देखिए गॉसेस लॉ की जो हमने स्टेटमेंट देखी थी, उसमें यह था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये तो हमने कल सफियर के लिए देखा था ये वाला फार्मूला, लेकिन थ्रू एनी क्लोज सरफेस वी हैव दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन, जो कि इसी इक्वेशन की तरह है. यहां पे सिर्फ एक चार्ज था, यहां पे ये कैपिटल Q है जो सारे चार्जेस का सम है. कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn अप टू सो ऑन.
तो इन सारे चार्जेस का सम है ये। तो ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ठीक है, वो सरफेस रेगुलर शेप की भी हो सकती है, जैसे हमने कल सफियर के केस में देखा था। वो कोई इरेगुलर शेप की, आर्बिट्री शेप की सरफेस भी हो सकती है। और फ्लक्स का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही होंगी उस सरफेस में से। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये फ्लक्स की जो डायरेक्शन है, यानी ये तो आउटवर्ड फ्लक्स है, वो फ्लक्स इनवर्ड हो जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं फ्रॉम द चार्ज। यानी जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फ्लक्स यहां से आउटवर्ड लाइक दिस, ये सारी लाइंस इस तरह से होंगी। ठीक है, चारों तरफ इसके, यहां तो हम ये 2 डायमेंशन में रख रहे हैं, 3 डायमेंशन में ये चारों तरफ ये फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से। अगर ये नेगेटिव होता तो ये फील्ड लाइंस फिर इस तरफ इनवर्ड इनकी डायरेक्शन होती लाइक दिस। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था, फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, तो यहाँ पे ये आउटवर्ड लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे नेट फ्लक्स आउटवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे भी ये चार्जेस सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आपने उनका सम लेना है। ठीक है, यानी उनका साइन भी आपने उसमें यूज करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के साथ लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के साथ उसको यहाँ पे इस सम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ये तो गॉसेस लॉ हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब कल भी आपको ये बताया था कि गॉसेस लॉ को हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। वो हम कूलम्ब लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड किया था, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। लेकिन जनरली अगर हमारे पास कोई इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसपे हम गॉसेस लॉ इजीली अप्लाई ना कर सकें, कूलम्ब लॉ इजीली अप्लाई ना कर सकें, तो वहां पे फिर हम गॉसेस लॉ यूज करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं आगे आपकी बुक में ना, कुछ 2-3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो जब भी आपने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो आपने उसका एक फॉर्मेट है, आपने 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो गॉसेस लॉ, एक चीज तो आपको ये बताइए कि गॉसेस लॉ हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई होता है। ठीक है, क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस या फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस ओपन नहीं हो सकती, फ्लैट सरफेसेस का मजमुआ, कई सारी फ्लैट सरफेसेस मिलके एक क्लोज सरफेस बना सकती हैं। तो देखें, जब भी आपने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो आपके पास एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए जिसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई होगा। अगर वो क्लोज सरफेस दी हुई नहीं है तो आपको वो खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, पहले आपको वो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। वो सरफेस, वो क्लोज सरफेस जिस पे आप गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो जब हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो पहले सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। दैट शुड बी अ क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज भी होनी चाहिए और वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी इरेगुलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी होता है। ठीक है, सो दैट शुड बी अ सिमेट्रिक सरफेस, क्लोज भी होनी चाहिए और सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। जैसे देखिए सफियर जो है दैट इज अ सिमेट्रिक सरफेस, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक सरफेस। तो बहरहाल हम यहां पे गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हम यहां पे जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, एप्लीकेशंस, हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ।
अप्लाई हम क्यों करते हैं, वाई टू अप्लाई, अप्लाई करते हैं हम ई फाइंड करने के लिए। गॉस लॉ इज अप्लाइड टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो एंड रिजल्ट हमारे पास ई की कोई वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। गॉस लॉ इज अप्लाइड टू determine the value of E electric intensity due to a charge distribution। यानी एंड रिजल्ट आपके पास ई की कोई वैल्यू आएगी गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि गॉस लॉ अप्लाई करते हैं हम वैल्यू ऑफ ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में पहला स्टेप आपने क्या करना है, ठीक है, यहां पे देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू अप्लाई गॉस लॉ। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि यू हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी का मतलब हमने खुद इसको इमेजिन करना है, ये एक्चुअली नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी, हमने खुद इमेजिन करना होगा उसको। दैट गॉसियन सरफेस शुड बी अ क्लोज सरफेस। ये क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। इट शुड बी सिमेट्रिक इन शेप। सिमेट्रिक शेप में होनी चाहिए, इरेगुलर शेप की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक शेप से फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी होता है। और तीसरा इसका कंडीशन ये है कि इट शुड बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर ई इज टू बी कैलकुलेटेड, पासिंग थ्रू द रीजन और पॉइंट। where E means electric field is to be determined। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होगा, गॉसियन सरफेस, पहले स्टेप में आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है जो इस तरह की होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में आपने गॉसियस लॉ अप्लाई करके इस गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड फ्लक्स बाय अप्लाइंग गॉसियस लॉ। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है उसमें से आपने फ्लक्स फाइंड करना है बाय अप्लाइंग गॉसियस लॉ। सो वी हैव टू फाइंड फ्लक्स बाय अप्लाइंग गॉसियस लॉ थ्रू द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ की है उसमें से, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरे स्टेप में आपने अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या थी, phi इज इक्वल टू E डॉट A। तो अगेन वी हैव टू डिटरमिन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the same Gaussian surface by using
फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये वाली इक्वेशन यूज करके आपने फ्लक्स फाइंड करना है, यानी डेफिनेशन। और चौथे स्टेप में आपने कंपेयर करना है दो फ्लक्स की वैल्यूज को। एक फ्लक्स गासेस लॉ से आया था, दूसरा फ्लक्स आपके पास आएगा ई डॉट ए से। सो कंपेयर द टू वैल्यूज ऑफ फ्लक्स to get value of E, to get the value of E। आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो देखें ये स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। दैट शुड बी अ क्लोज सरफेस, सिमेट्रिक इन शेप, and it should be passing through the region where E is to be determined। जहां पे आपने E फाइंड करना है वहां से वो गॉसियन सरफेस को पास होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपने फिर उस गॉसियन सरफेस में से गॉसेस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स फाइंड करना है। गॉस लॉ कौन सा है, यानी ये वाली इक्वेशन, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। इस इक्वेशन से आपने फ्लक्स फाइंड करना है। जो रिजल्ट आए उसको आप सपोज इक्वेशन 1 कह दें। फिर आपने दोबारा से उसी गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करना है, लेकिन अब फाइंड करना है आपने इस वाली इक्वेशन से, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। पहले तो हमने गॉसेस लॉ से फ्लक्स फाइंड किया था दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में आपने दोबारा से फ्लक्स फाइंड करना है ई डॉट ए वाली इक्वेशन से। फिर आखिरी स्टेप में आपने इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, क्योंकि ये दोनों फ्लक्स हैं थ्रू द सेम गॉसियन सरफेस, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो आपने यहां से जो रिजल्ट आया है, गॉसेस लॉ से जो रिजल्ट आया है, सपोज उसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया फ्लक्स की वैल्यू। फिर ई डॉट ए से जो रिजल्ट आया उसको आप इक्वेशन 2 कह दें। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ ई। वहां से आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी। वही हमने फाइंड करनी थी। गॉस लॉ अप्लाई करके हमने ई की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल मेथड टू अप्लाई द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करने का मकसद क्या होता है, ई की वैल्यू फाइंड करनी होती है किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अप्लाई करने के लिए हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और एंड में हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। Yes, sir.